शिक्षिका नमस्तुभ्यं ज्ञानदायिनी देवी त्वा दंतम ज्ञानम मम जीवन सफलम। अर्थात शिक्षक पूजनीय होती हैं और शिक्षिका अर्थात आपने जो हमें ज्ञान दिया, आपसे मैंने जो सीखा उससे मेरा जीवन सफल है। आज मेरे साथ जो इंटरव्यू में है, जिनसे आपका रूबरू होने वाला है, आम शख्सियत नहीं है। अपने आप में इनकी व्यक्तिगत सौम्यता एक मिसाल पेश कर चुकी हैं। जी हाँ, अपनी शिक्षक की यात्रा पटना कॉलेजिएट से प्रारंभ करते हुए वर्तमान में गंगा देवी महिला महाविद्यालय पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में सेवा दे रही डॉक्टर वंदना दीक्षित मैम का, इनसे बातें करेंगे बिहार में उच्च शिक्षा की स्थितियां, संभावनाएं और समावेशी विकास। आइए मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं तुम्हारे इंटरव्यू में आ सकूं। मैम, आपका प्रारंभिक शिक्षा कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप पढ़ाई को स्ट्रगल की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा कहो नर्सरी टू क्लास 10th मैंने अपनी पढ़ाई सेंट एल्बर्ट्स हाई स्कूल से की है, जो पटेल नगर में स्थित है, और यह ICSE बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल था। तो थ्रू आउट मेरी शिक्षा फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 10th मैंने सेंट एल्बर्ट्स हाई स्कूल पटना से की है। उसके बाद 11th और 12th या कहो इंटरमीडिएट, वो मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से किया। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने अपना हायर एजुकेशन BA पटना वुमेंस कॉलेज से किया, और MA मैंने पटना विश्वविद्यालय से ही किया। मैम, ये कैसे आप डिसीज़न लें कि मुझे टीचर ही बनना है और बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करना है? इंस्पिरेशन, प्रेरणा, हमें क्या बनना है वो हम अपने शिक्षक से ही प्रेरणा लेते हैं। तो मैं जब अपने स्कूली जीवन में थी तो अपने शिक्षकों से बहुत प्रभावित रहती थी। जो शिक्षक कहते थे मैं उनका अक्षरशः पालन अपने व्यक्तिगत जीवन में करती थी। और जब मैं अपना स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया और जब मैं पटना वुमेंस कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, तो यह मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। मेरा व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास मेरा इस संस्था में हुआ, जिसमें मुझे न केवल कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे इसकी जानकारी हुई, बल्कि समाज और देश के प्रति क्या कर्तव्य है इसका भी बोध हुआ। बोलने की कला, लेखन की कला, संपूर्ण शैली, ये सब इसी दौरान विकसित हुआ। और अपने शिक्षिकाओं को देखकर, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी आदरणीय शेफाली मैम का, आदरणीय प्रभा मैम का, इनका प्रभाव मेरे पे काफ़ी गहरा पड़ा। और इनको देखकर मैं भी प्रोफेसर बनने की मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, और ईश्वर की कृपा से मैं सफल भी हुई। फैमिली में कैसा सपोर्ट था मैम? फैमिली में हमेशा से ही बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। विदाउट फैमिली सपोर्ट आज मैं अपने लक्ष्य को शायद प्राप्त नहीं कर पाती। मेरे परिवार में 2 बहनें हैं, हम एक भाई है। जैसा अवसर भाई को प्राप्त हुआ वैसा ही अवसर हम बहनों को भी प्राप्त हुआ, और माँ बाप का फुल सहयोग प्राप्त हुआ, पूरा सहयोग प्राप्त हुआ माताजी पिताजी का। कभी भी लड़की होने का एहसास नहीं कराया गया, घर के घरेलू कामों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रखा गया। हालांकि मेरी माँ खुद एक कामकाजी महिला थी, तब पर भी घर बाहर को स्वयं संभालती थी। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शिक्षा पर ही ध्यान देना था। तो आज जो भी हूँ उसमें माँ बाप की भूमिका को कभी भी नहीं विस्मृत कर सकती। माँ बाप की पुण्य प्रताप और माँ बाप के कर्मों के कारण ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाई हूँ।
आजकल के युवाओं के लिए बहुत बड़ी लेसन है और बहुत बड़ी सीख है, जो ऐसी बातें करते हैं कि मुझे अकेले रहना है। मैम, सामान्य आपको अवसर प्रदान हुए भाई जैसे, कभी एहसास नहीं हुआ, इसलिए आप तो पॉलिटिकल साइंस की टीचर नहीं बन गई? हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब तक तुम्हें घर पे वातावरण नहीं दिया जाएगा तो तुम कितने भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारे घर का माहौल सही नहीं है तो तुम्हारा सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। कैसे रहा आपकी टीचर की प्रारंभ कैसे हुई? कैसे एक शिक्षिका आपकी यात्रा प्रारंभ हुई आपकी? शिक्षक के रूप में मेरी यात्रा तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से ही शुरू हुई है। STET का एग्ज़ाम मैंने दिया था 2012 में या 2011 में, एग्जैक्ट वर्ष मुझे याद नहीं है। और फिर माँ बाप के पुण्य प्रताप और ईश्वर की कृपा से STET में मुझे पहला रैंक मिला था। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, और चूँकि STET पूरे बिहार के लेवल पे हुआ था और उसमें मुझे पटना नगर निगम में पहला स्थान प्राप्त हुआ था, तो उसमें मेरे दिवंगत पूज्य ससुर जी बहुत प्रसन्न थे। और जो भी उनसे मिलने आता था उनसे कहते थे कि मेरी बहू ने पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो भी उनसे मिलने आता था। तो मैं सौभाग्यशाली रही कि एक अच्छे माता पिता के साथ एक अच्छे ससुराल में एक अच्छे ससुर जी का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ। जाहिर सी बात है, जब आप जैसी सुशिक्षित और सौम्यता आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में जो है, तो इनसे कोई भी निश्चित तौर पे प्रभावित होंगे। मैम, जब आप पढ़ाती थी पटना कॉलेजिएट में, तो कैसा वहाँ का अनुभव है? मैं उस पर आ ही रही थी। तो 2012 में STET का रिज़ल्ट आया और मैं पटना नगर निगम में सर्वोच्च स्थान पर थी और मुझे पटना कॉलेजिएट मिला। हालांकि मैं अपने घर से नज़दीक, मेरा रघुनाथ बालिका था, तो मैं चाहती थी कि मुझे रघुनाथ बालिका ही मिले क्योंकि मेरे घर से नज़दीक ही इसका लोकेशन था। लेकिन ईश्वर की मर्ज़ी, मुझे रघुनाथ बालिका नहीं जाना था, मुझे पटना कॉलेजिएट जाना था। तुम लोग से मेरी मुलाकात होने वाली थी, तो मेरा चयन पटना कॉलेजिएट के लिए हुआ। और वहाँ जब मैं गई तो मुझे पहली बार तुम्हारे जैसे दिव्यांग बच्चों से मैं रूबरू हुई, और मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ भेजा है, क्योंकि यहाँ सामान्य बच्चे नहीं हैं। इन बच्चों के साथ ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता है, उन्हें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, उनको आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो हालांकि मेरी जो थोड़ी मेरी जो छवि है वो एज अ स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में है, लेकिन मैं तुम लोग के साथ तुम्हारे स्तर पर उतर कर मैं तुम्हें पढ़ाती थी, है ना अमित? बिल्कुल, आपकी स्ट्रिक्टनेस को मैंने भी झेला है, लेकिन हाँ, पढ़ाई के लिए कि आप कैसे पढ़ाई करते हो, और क्लास के बाद पर्सनल क्लास लेना, रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, तो उसमें कोई भी कमी नहीं। और उसी का अभी तक असर है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, और कैबिनेट मिशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे दोबारा पढ़ने की कभी नीड हुई नहीं, और शायद भविष्य में भी मुझे नहीं लगता है कि होगा। मैम, आप बुक भी लिख रही हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? क्यों आवश्यकता पड़ी बुक लिखने की? प्रेरणा कहो और आवश्यकता भी कहो। प्रेरणा चूँकि मेरा स्पेशलाइजेशन ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे तो किताब लिखनी ही थी। और चूँकि तुम पॉलिटिकल साइंस अगर तुम सब्जेक्ट लिए हो एज अ MJC और एज एन MIC, तो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पे तुम्हारा पकड़ होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स पे होल्ड होना चाहिए तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से होते हैं? भारतीय संविधान से होते हैं। तो मैंने भारतीय संविधान पर किताब लिखने की बात सोची, और ये हमारे API में भी ये मददगार होगा। तो ये बेसिक रीज़न है मेरा किताब लिखने का। बुक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो वो कैसे पढ़ सकता है? बिल्कुल, जो किताब आ रही है उसको ब्रेल लिपि में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, जो कि हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ताकि
वो भी इससे लाभ उठा सके। ये बहुत बड़ी बात है। और मैम, वाकई में यदि मैं शब्दों में बयां करूं तो मैम से जब भी मुलाकात होती है, क्लास के बाद भी होती थी, क्लास से पश्चात अभी जब हो रही है काफ़ी समय बाद, तो कभी एहसास नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनी माँ से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को क्या नीड है वो बिना बताए समझ लेती हैं कि इनको कैसे पढ़ाना है और क्या कर सकते हैं इनके लिए जो बेस्ट होगा। अभी भी आप कह रही हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए रिकॉर्ड करके देंगी ताकि वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो, और ताकि आने वाले भविष्य में जो भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो पढ़ें। तो पॉलिटिकल साइंस आप करेंगी, और भी जो हैं क्या ऐसे टीचर्स को हेल्प करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। समाज के जो भी नीडफुल हैं उनकी जिम्मेदारी किनके हाथों में है? राष्ट्र निर्माताओं के हाथों में है। और हम शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, तो हमारे जो बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके प्रति हमारी जवाबदेही दुगनी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल, जब ईश्वर ने अगर हमें सामर्थ्यवान बनाया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज में उन बच्चों को जो कि नीडफुल हैं इन एनी वेज, किसी भी तरह से उनको सुविधा प्रदान करना, उनके ज़रूरतों को समझना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उस दिशा में जो भी किया जा सकता है वो प्रयास करना एक शिक्षक का सर्वप्रथम दायित्व है। और शिक्षक के गोद में कहते हैं भविष्य का निर्माण होता है। निर्माण एवं प्रलय दोनों शिक्षक की गोद में ही हो। हाँ, तो जब आप बुक लिख रहे थे तो एज अ टीचर किन बातों का ख्याल रखना पड़ रहा होगा? जब मैं किताब लिख रही थी तो सबसे जो बेसिक चीज़ जो मैंने ध्यान में रखी कि उसको सरल शब्दों में चीज़ों को कैसे समझा सकूं, और कॉम्प्लेक्स जो आइडियाज़ हैं उसको सरल से सरल शब्दों में कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को सामने रख सकूं। जब मैं किताब लिख रही थी तो मैं यह सोच के नहीं लिख रही थी कि मैं बहुत क्वालिटेटिव या बहुत ही क्या कहूँ कॉम्प्लेक्स भाषा में अपने विद्वता का प्रदर्शन करते हुए किताब लिखूं। ये मेरे माइंड में नहीं था। मेरे माइंड में था कि जो भी आइडियाज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझेंगे हम अच्छा नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि संविधान ही हमें राज्य का बोध कराता है, राज्य के दायित्वों का, या राज्य और नागरिक के बीच के संबंधों का, या नागरिक के क्या अधिकार हैं, राज्य की क्या सीमाएं हैं, हमारे अधिकार को लेकर कौन कौन सी संस्थाएं हैं, या जो भी समाज के हाशिए के वर्ग हैं उनके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। ये सब समझना आवश्यक है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे हम देश के नागरिक, अच्छे नागरिक बनने में शायद ही कहीं पीछे पड़ जाए। तो यह सब समझ के यह सोच कर मैंने अत्यंत सरल भाषा में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ को अपने बुक में रखा है। मैम, बुक लिखने की यात्रा में संविधान से संबंधित कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगा अनदेखी किया गया हो और इनको पढ़ा जाना चाहिए? नहीं, अनदेखी किया गया हो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। सब मैंने जो भी किताब लिखा है वो सिलेबस से रिलेटेड ही लिखा है, लेकिन मन से मैंने जो टॉपिक लिखा है वो लिखा है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सजग होते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इस देश ने हमें अधिकार दिया है तो इस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत, दोनों फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों मैंने बहुत मन से लिखा है अपनी किताब में। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये मैंने भी पढ़ा था और आप पढ़ाई थी, मुझे याद है। मैम, ये किताब लिखने का ख्याल कब आया? जब आप कॉलेजिएट में थी तब, या फिर जब आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ की? मैंने ये किताब लिखने का विचार मेरे मन में 2 साल पहले से आया था, और जब विचार आया तो मैंने अपना लिखना प्रारंभ कर दिया। एक अच्छे लेखक को किन बातों की ध्यान होनी चाहिए? एक अच्छे लेखक को सबसे पहले तो अपने विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, जब वो लिखता है तो अपनी जो भाषा शैली है उसको सरल रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी बातों को, लिखी हुई बातों को समझ सकें। अब
मैम अभी जहाँ पढ़ा रही हैं आप, गंगा देवी महिला महाविद्यालय, वहाँ के बच्चे कैसे हैं? और बहुत चर्चाएं होती हैं बिहार में एजुकेशन सिस्टम पे, तो आप पढ़ा रही हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे? गंगा देवी महिला महाविद्यालय बेसिकली गर्ल्स कॉलेज है। तो जैसे उच्च शिक्षा की समस्याएं हैं बिहार में, वैसी समस्याएं हमारे महाविद्यालय में भी हैं। लड़कियों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियां हमारे समाज के बहुत लोअर स्ट्राटा से आती हैं। बहुत बच्चियों को जॉब है करना पड़ता है घर चलाने के लिए, क्योंकि बहुत निचले सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आती हैं। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उनके साथ जितना कोऑपरेट कर सके एज ए टीचर हम लोग करते हैं। सिलेबस को भी अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं उन्हें, और उनके व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों को भी एड्रेस करते हैं मेंटर मेंटी क्लासेस लेने के दौरान। लेकिन ये मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा पढ़ाई लिखाई में थोड़ी संघर्ष कुछ ज़्यादा है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन बीच में उनकी शादी कर दी जाती है, तो उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है। बट शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो ही जाती है मैम, जैसे आप अभी पढ़ा रही हैं। चुप, मैंने पहले बताया ना तुम्हें कि लड़कियां बहुत लोअर स्ट्राटा से आती हैं सोसाइटी के, तो बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई नहीं आगे परस्यू कर पाती हैं। आप खासकर विवाह के बाद मेरे सामने तो ऐसी भी समस्याएं आई हैं कि जो पति हैं, शादी के बाद लड़कियों ने कंप्लेन किया है कि पति पढ़ने नहीं जाने देता है, मोबाइल छीन लेता है जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो ऐसी भी समस्याएं लड़कियों को झेलनी पड़ रही हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं। पटना कॉलेजिएट से अब तक आप कंटिन्यूसली पढ़ा रही हैं, कोई ऐसा पल जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगी? या तो उस दिन आपने बेस्ट क्लास लिया हो, या फिर और कुछ अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हुई हो? मेरे शिक्षण जीवन का जो 2014 में प्रारंभ हुआ, उसमें मेरा सबसे सुनहरा पल है मेरे दिन जो मैंने पटना कॉलेजिएट में एज अ +2 शिक्षिका के रूप में बिताए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आसपास के लोगों से कि भले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, अपने बेहतर भविष्य के लिए इस ओर आ गई, लेकिन मेरे जीवन का सुखद अनुभव, शिक्षण का सुखद अनुभव मैंने एक्सपीरियंस किया है वो पटना कॉलेजिएट में ही। ओके, अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पे। मैम, बिहार में उच्च शिक्षा की स्थितियाँ, संभावनाएं और समावेशी विकास, तो वर्तमान में उच्च शिक्षा की स्थितियाँ यदि आपके शब्दों में समझने का प्रयास करें तो आपको क्या लगता है कितना सही है? बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत संतोषप्रद तो नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत उच्च शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले वर्षों में उच्च शिक्षा में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। रही बात उच्च शिक्षा में चुनौतियों की, तो वास्तव में हमारे बिहार में उच्च शिक्षा में चुनौतियां हैं। अगर नैक एक्रेडिटेशन की बात करूं तो उंगली पर गिने जाने वाले विश्वविद्यालय ही नैक एक्रीगेटेड है, जिसमें हम पटना विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हैं जो नैक एक्रीगेटेड है। अदरवाइज़ अभी यूनिवर्सिटीज़ ही नैक एक्रीगेटेड नहीं हैं। कॉलेजेस काफ़ी कम संख्या में नैक से एक्रीगेटेड हैं। और A+ की अगर बात करें तो पटना विमेंस कॉलेज और AN कॉलेज को छोड़कर शायद ही कोई महाविद्यालय है बिहार में जिसे A+ नैक एक्रीडेशन है। तो ये भी एक समस्या है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बुनियादी सुविधाओं की समस्या है। अपर्याप्त प्रयोगशालाएं हैं। अपग्रेडेड लाइब्रेरीज़ नहीं है हमारे यहाँ। प्लस सकल नामांकन दर
बिहार का सबसे कम है पूरे भारत में। ड्रॉप आउट्स हैं, एडमिशन्स होते हैं और जैसे जैसे क्लासेस कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं उनमें से ड्रॉप आउट्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये सब पेयजल, शौचालय, ये सब की समस्याएं हैं अपने यहाँ बिहार में, जिसके मैं आशा करती हूँ कि उच्च शिक्षा विभाग के गठन के बाद बिहार में आने वाले वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय प्रयास किए जाएंगे, जिसका परिणाम भी दृष्टिगोचर होगा। मैम, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, इसमें टॉप 50 में तो बिहार के एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। नहीं तो ये बता तो रही हूँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है अपने यहाँ, बुनियादी असुविधाएं हैं, तो कहाँ NIRF में हम अपना स्थान पा पाएंगे। इसीलिए तो उस शिक्षा विभाग का गठन बिहार सरकार ने किया है, जो कि एक बहुत ही ठोस कदम है। आपको ऐसा महसूस होता है जो उच्च शिक्षा विभाग की गठन की गई है वो सकारात्मक पहल करेंगी? हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा विश्वास है कि सकारात्मक पहल करेगी, क्योंकि अब हम बदलाव के दौर में हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। जो चीज़ खराब थी, जो चीज़ अब हम उसके ऊपर बात नहीं कर हम खराब चीज़ों को कैसे सुधारेंगे, उसके दिशा में हमें बात करना चाहिए। ये उच्च शिक्षा विभाग का गठन इसी के लिए तो किया गया है कि उच्च शिक्षा में हमें सुधार लाना है, हमें उच्च शिक्षा को ऐसा बनाना है कि हमारे जो बच्चे हैं उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, उन्हें रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान किया जाए, पाठ्यक्रम उनका अपग्रेडेड हो। साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग के गठन से न केवल शिक्षण में गुणवत्ता आएगी, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और रोजगार उन्मुख शिक्षा में भी एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। बुनियादी ढांचा ठीक होंगी। ये सारे मुद्दे मुझे लगता है कि प्राथमिक है, क्योंकि या तो बुनियादी ढांचा आपके पास ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, तो फिर आप शिक्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ बड़े बिल्डिंग होने से आप शिक्षण कौशल को अच्छे से प्रदान नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पे ध्यान देना होगा, पाठ्यक्रम अपग्रेड करना होगा, रोजगार उन्मुख शिक्षा लानी पड़ेगी। ऐसा क्या होता है जैसे ड्रॉप आउट अभी जो है वो इंक्रीज़ होते जा रही हैं, उनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही हैं, तो सुविधाएं तो नहीं है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो बच्चों को प्राप्त नहीं होता है पर्याप्त मात्रा में और वो ड्रॉप आउट करते हैं? ड्रॉप आउट करने के तो व्यक्तिगत कारण भी हैं बच्चों के, खासकर ड्रॉप आउट में अगर देखा जाए, तुलनात्मक देखा जाए तो लड़कियां ही ड्रॉप आउट है। बात यह है कि लड़कियों की वही समस्याएं हैं, घर के बोझ से कभी माँ बाप की तबीयत खराब रहती है ऐसा बताती हैं वो, कभी विवाह होने के वजह से वो आगे परस्यू नहीं कर पाती, तो बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं लेकर भी लड़कियां ड्रॉप आउट होती हैं। तो इसमें माँ बाप को सेंसिटाइज करना ज़्यादा आवश्यक है बच्चों को कॉलेज और स्कूल्स भेजने के लिए। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, बट जैसे कहते हैं कि नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर गर्ल्स के लिए अधिक वर्क किए हैं, आप इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि 2001 में महिलाओं का शिक्षा दर जो बिहार में था वो 33% था और 2021 में महिलाओं का साक्षरता दर बिहार में 62% था 2021 में, तो लगभग जस्ट दुगना है। अभी 5 सालों का आंकड़ा परसेंटेज की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये तो डबल है ना। बिल्कुल मैम। तो पहले लड़कियों को लोग दूर, चूँकि स्कूल्स दूर होते थे तो गांव में खासकर लड़कियां नहीं जा पाती थी स्कूल, लेकिन आज देखिए पोशाक योजना हो या साइकिल योजना हो, अब लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाती हैं और आप हर वर्ष का आप देखेंगे रिज़ल्ट तो लड़कियां बाजी मारती हैं परीक्षा फल में भी, और इवन कि क्लासरूम्स में भी कोएड जहाँ कॉलेजेस हैं वहाँ उपस्थिति लड़कियों की ज़्यादा दिखती है लड़कों की अपेक्षा। इसके एक भी कारण है, जैसे लड़कों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, अथवा जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे
कि एडमिशन लेते हैं लड़के और गुजरात मुंबई जैसे शहर में काम के लिए चले जाते हैं। तो ये सिस्टम कैसे समाप्त होना चाहिए कि आपने एडमिशन लिया है तो आप अपनी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करें और शिक्षा ग्रहण करें। हाँ, ये होगा जब हमारे ही बिहार में रोजगार उन्मुख शिक्षा मिलेगी तो पलायन को रोकने में बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी। पलायन बिहार का एक बहुत बड़ा समस्या है, चाहे बच्चे शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं या रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। तो दोनों शिक्षा के लिए पलायन न हो, इसके लिए गुणवत्तापूर्ण संस्थाएं खोलनी पड़ेंगी। जिस दिशा में उच्च शिक्षा विभाग सोच रहा है एजुकेशन सिटी सेंटर फॉर एक्सेलेंस का विकास करने के लिए, और रोजगार के लिए जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे रोजगार के लिए बाहर क्यों जाएंगे। जब हम उन्हें रोजगार उन्मुख शिक्षा अपने राज्य में ही प्रदान करेंगे, उद्योग जब हमारे राज्य में उद्योग स्थापित होंगे तो हमारे बच्चे को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। एक मैथिली शरण गुप्त उनका पंक्ति है कि दुनिया को पहले भारत ने ज्ञान दिया, व्यापार दिया, आचार्य दिया, विज्ञान दिया, लेकिन अब वो दृश्य नज़र आता नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विलीन होते जा रही है। इन्होंने मैं जब भारत भारती इनका लिखा हुआ है रचना मैं जब पढ़ रहा था तो अचानक अभी मुझे याद आया जब आप कह रही थी कि पलायन की भी समस्याएं ख़त्म होनी चाहिए। तो इस चीज़ों के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार सराहनीय कदम अपने हिसाब से उठा रही है। सबसे पहले तो पलायन कब रुकेगा? जब शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अगर मूल आधार में आप जाके देखोगे तो देखोगे कि शिक्षा ही गड़बड़ थी ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव था, जिससे जो सक्षम बच्चे हैं वो बाहर जाके अपना एजुकेशन ले रहे हैं और गरीब तबके के बच्चे रह के यहाँ मुख्यतः पढ़ाई कर रहे हैं। जिनके पास साधन है वो बाहर जाकर शिक्षित हो रहे हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हम अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठोस बनाएं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, सिस्टम ऐसा हो जिसमें बच्चों को भी सुविधा हो और टीचर भी अच्छे से पढ़ा पाए। हाँ, उच्च शिक्षा में देखा जाए बच्चों को तो आंसर राइटिंग को लेके काफ़ी परेशान होते हैं। मुझे जहाँ तक समझ आता है जैसे 10th क्लास में या 12th में 3 साल कंटिन्यू बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करते हैं। आंसर राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। और इसके साथ एक क्वेश्चन है, इंग्लिश 10th में कंपलसरी नहीं है तो इंग्लिश भी बिहार के बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हाँ, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इंग्लिश में ही नोट्स लिखना है। नोट्स लिखने की शैली, राइटिंग शैली होनी चाहिए क्या कि अगर हम किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, सब्जेक्टिवली लिख रहे हैं, तो हर विषय को 3 भाग में बांट देना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। उस अनुसार और ग्रामर का ख्याल रखना चाहिए। जो भी पढ़े हैं उसको ज़रूर लिखना चाहिए। पढ़ कर लिखने से क्या होता है कि राइटिंग स्किल, लेखन शैली उभरती है, जिसमें कि तुमको ग्रामर और बाकी चीज़ों का भी साथ में उसकी सुधार होती है। राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना लिखोगे उतना ही तुम्हारी शैली डेवलप होगी और याद भी रहेगी। आप टीचर हैं तो पहले भी क्वेश्चन पेपर चेक, आंसर पेपर चेक करती होंगी और अभी भी चेक कर रही हैं। तो पहले जैसे बच्चे लिखते थे और अभी लिख रहे हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? पहले मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव जब नहीं आता था, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते थे 10th में और 12th में, तब और अभी जब 50% ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कितना डिफरेंस है? 50%, हाँ, ये पाटलिपुत्र बिहार में 50% to 50% नहीं है। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव होते हैं और 30 मार्क्स इंटरनल होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होने के कारण CBCS सिस्टम में बच्चे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैम, जैसे बिहार बोर्ड के द्वारा जो 50% ऑब्जेक्टिव किया गया है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि 100% सही है, बच्चों के हित में है? बच्चों के हित में है क्योंकि बच्चे स्कोर कर रहे हैं, चूँकि 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो
स्कोर हो रहा है नॉलेज? सब्जेक्टिव का अगर देखा जाए तो मार्क्स सब्जेक्टिव में कम हैं, ऑब्जेक्टिव में मार्क्स ज़्यादा हैं। क्योंकि अभी स्कोर तो होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उन्हें याद करना होता है, याद करते हैं। हाँ, और सब्जेक्टिव में समझ के लिखना होता है। तो इससे आपको नहीं लगता है कि बौद्धिक विकास किसी न किसी रूप में थोड़ी कम होती है? ऑब्जेक्टिव तो लिख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव तो मगअप करके लिख रहे हैं या समझ के लिख रहे हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, बच्चों में राइटिंग स्किल नहीं डेवलप्ड है, जिसके वजह से ऑब्जेक्टिव में तो स्कोर करते हैं लेकिन सब्जेक्टिव में वो मात खा जा रहे हैं। एज अ टीचर इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे होमवर्क दिए, 2-3 पेज लिखना होता है हाँ एवरीडे। हाँ, जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमारा राइटिंग स्किल नहीं सुधरेगा। तो शिक्षकों को भी चाहिए कि जो भी वो डेली क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बच्चों को होमवर्क में दें कि मैंने जो पढ़ाया इस पर इतने शब्दों में या इतने पेज पे तुम लिख कर लाओ, और डेली उनको अपने कक्षा में कम से कम 15 मिनट निकाल कर बच्चों का चेक करना चाहिए कि बच्चे क्या लिख कर लाएं, और तब उनको बताना चाहिए क्लास में ही, ताकि बच्चों में कैसे उत्तर देना है, उत्तर लिखना है, इसका कौशल का विकास हो सके। ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि अभी प्रश्न को किस तरह से उत्तरित करना है ये मैंने तब से सिखाया जब आप 11th-12th में सबको बोलती थी आप लिखो, पढ़ के आए हो और इसको डीपली लिखो, एक्सप्लेन करो सरल भाषाओं में। क्योंकि लिखाने से या लिखने से क्या होता है कि एक बार आप गलत करेंगे, 2 बार करेंगे, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस करते रहने से आप किसी न किसी रूप में आप उत्तमता प्राप्त करते हैं। और मानव मस्तिष्क की प्रकृति है कि उसे लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। लर्निंग बाय डूइंग, हम कुछ कर कर जो सीखते हैं वो हमारे मस्तिष्क पटल पे अमिट रहता है। एक क्वेश्चन मैम जो मैंने पहले भी किया और उसका मुझे जवाब चाहिए। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया था, बिहार से आप अदर स्टेट को देखें, उन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है। बिहार में शायद जो बिहार बोर्ड हैं उसमें कंपलसरी नहीं है, और इंग्लिश शायद इसलिए हो सकता है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या अभी बिहार बोर्ड को करना चाहिए कि इंग्लिश नेसेसरी हो, ताकि प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चों का इंग्लिश गुड हो? हाँ, हमारे राज्य के बच्चों का अपेक्षाकृत अंग्रेजी विषय थोड़ा कमज़ोर है। हालांकि मैथ्स ये सब में काफ़ी अच्छे होते हैं। अंग्रेजी विषय का कमज़ोर होने का मेरे अनुसार कारण यही है कि इसको नर्सरी लेवल से ही लागू करना चाहिए। जैसे हमारे नर्सरी में बच्चे ABCD पढ़ते हैं, फिर जाकर जैसे ICSE CBSE बोर्ड पे है, नर्सरी लेवल से ही बच्चे पढ़ते हैं ना। अपने यहाँ बिहार बोर्ड में कक्षा 6 से शुरू है ना इंग्लिश। मुझे उतनी जानकारी नहीं है बिहार बोर्ड की, कक्षा 6 से है, बट कंपलसरी नहीं है मैम। कंपलसरी नहीं है, तो इसको कंपलसरी ऐसे लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना चाहिए कि ये आवश्यक है। तो आवश्यक के लिए कंपलसरी, अब क्या ही मैं बताऊं इस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, सुविधाएं आप क्या देख सकती हैं? जैसे संभावनाएं क्या है अभी एजुकेशन को बेस्ट करने का, और क्या तरीके हो सकते हैं? कौन सा एजुकेशन? हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन, हाँ जी। हाँ, तो हायर एजुकेशन को अच्छा करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। शिक्षक अच्छे शिक्षक बहाल होने चाहिए। शिक्षकों की बहाली नियमित रूप से होनी चाहिए। अभी भी लगभग 50% सीट्स कॉलेजेस में वेकेंट हैं, तो शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए और अच्छे शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए जिनके पास अनुसंधान का अनुभव हो। दूसरी बात है कि प्रॉपर लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, अपग्रेडेड लाइब्रेरी होनी चाहिए। साइंस विषयों के लिए प्रॉपर लैबोरेटरी की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी चाहिए कि उनको असाइनमेंट्स, टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट्स दिए जाएं, ताकि उनमें राइटिंग स्किल के साथ साथ एनालिटिकल स्किल भी, सोचने समझने की प्रवृत्ति भी, बौद्धिक विकास हो। क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ लेना और रट लेना और किसी चीज़ पर आधारित प्रोजेक्ट करना, दोनों में अंतर होता है।
फिर रोजगार उन्मुख शिक्षा देनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि ट्रेडिशनल स्टडीज़ के साथ वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स की भी जानकारी रखें। और इसके साथ साथ आवश्यक है कि बच्चों को फील्ड स्टडी भी करवाया जाए, समस्याओं को या सामाजिक या समस्याओं को लेकर बच्चों को फील्ड स्टडी भी कराया जाए, ताकि बच्चे समस्याओं को देखें, समझें और खुद उनका समाधान सोचें। दूसरे यूनिवर्सिटी में जब देखते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, या फिर जब आप 11th और 12th में पढ़ाया करती थी तो उस टाइम पे ग्रुप डिस्कशन होता था। और अभी मैंने पटना यूनिवर्सिटी में या फिर और कहीं, जैसे मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ तो वो कहते नहीं अभी जीडी होता नहीं है, ग्रुप डिस्कशन होता नहीं है किसी भी मुद्दे पे। तो कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद ग्रुप डिस्कशन विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत आवश्यक है। ग्रुप डिस्कशन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी टॉपिक के फॉर और अगेंस्ट में बातें होती हैं, ठीक है ना। तो आप जितना ग्रुप डिस्कशन करोगे आपका उतना माइंड शार्प होगा, आपको किसी भी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में सोचने की क्षमता विकसित होगी। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उस विषय पर अगर क्लास ग्रुप डिस्कशन करता है तो सोने पे सुहागा है। इससे व्यक्ति अपने बोलने की प्रवृत्ति या फिर अपनी सेंसिटिविटी में विकास, अपनी अभिव्यक्ति की अपने मनोभाव को कैसे प्रकट करना है, इसका भी विकास होता है। इंटरव्यूज़ के लिए सबसे अच्छा साधन है ग्रुप डिस्कशन। और ये सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। प्रतियोगी परीक्षा तो पास कर जाते हैं बच्चे, हाँ, और इंटरव्यू में किसी न किसी तरह से, क्योंकि वो शायद नॉलेज है बट वो अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मैम, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन बिहार में कितना सफल है? अगर लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो बहुत सफल है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आज हर घर की लड़की पढ़ रही है। लेकिन अगर हम दिव्यांग बच्चों की बात करें तो इसमें ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बिहार में अभी एक भी दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय नहीं है। जैसे यूपी में शकुंतला यूनिवर्सिटी है जहाँ दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बिहार में अभी ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए तो हमारे यहाँ समस्याएं हैं, न प्रॉपर उनके लिए परिवहन की व्यवस्था है, न उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं हैं। हालांकि NAAC एक्रेडिटेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि वो आराम से जा सकें परीक्षा के लिए। परीक्षा भवन जहाँ दिव्यांग बच्चे होते हैं वहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही सुविधा दी जाती है, या वैसे बच्चों को ग्राउंड फ्लोर पे ही पढ़ाया जाता है क्योंकि वहाँ रैंप की व्यवस्था होती है। तो इतना ही काफ़ी नहीं है। समावेशी विकास में दिव्यांग बच्चों के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है अपने बिहार में। बिहार से इतर अदर स्टेट में या फिर अदर यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है डिसेबल पर्सन के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, वो अलग है। जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, जिसमें विश्वविद्यालय में कितने बच्चे हैं और कितने दिव्यांग बच्चों को किस सामग्री की आवश्यकता है, स्पेशल लाइब्रेरी है या नहीं है, वो बिहार में अब तक एक भी नहीं है। और मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि बिहार के शायद ही ऐसे कोई अधिकतर शिक्षक होंगे जिनको ये पता होगा कि नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांग बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि हमारा शिक्षा विभाग है उसका ध्यान आकर्षण इस दिशा में होना चाहिए, और हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए एक अलग से विशेष विश्वविद्यालय का प्रावधान बिल्कुल होना चाहिए। एक मुख्य कारण क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो सकता है या फिर ऐसा क्यों होगा कि दिव्यांग बच्चों के प्रति सरकार या तो नज़रअंदाज कर रही है या फिर सिंसियर नहीं है? शायद दिव्यांग बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा उन्मुख नहीं हो पाए होंगे।
उनकी समस्याएं सरकार तक नहीं पहुंची होंगी सही दिशा में। अब वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने दिव्यांग बच्चों के प्रॉब्लम्स को सरकार तक सीरियसली रखें, और इसमें सबकी सहयोग की आवश्यकता होगी। सामान्य बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चे भी बिहार से पलायन करते हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं उनके पास, अथवा जो एक पब्लिक में रिएक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन अधिक होता है। हर कोई आप जैसे टीचर नहीं होते हैं जो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह गाइड करे और अलग महसूस ना कराए। तो इसके लिए आपको लगता है कि ऐसा कोई योजना होना चाहिए? बिल्कुल ऐसी योजना होनी चाहिए दिव्यांग बच्चों के लिए। और अब मेरे व्यक्तिगत स्तर पे जो भी होगा, मैं इस मुद्दे को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने अपने लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे ज़रूर लाऊंगी। मैम, जैसे अदर स्टेट में या फिर और यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे फंक्शन होते हैं, उनमें दिव्यांग को भी समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। बिहार में आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक भी दिव्यांग स्टूडेंट अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है जिन्होंने स्टेट के लिए या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे उसने मेडल प्राप्त किया हो या फिर उनको समान अवसर प्राप्त हुआ हो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं हमारे विश्वविद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। सोशल एनवायरनमेंट की कितनी कमी है? हाँ, सेंसिटाइजेशन भी नहीं है कि जब मैं पटना कॉलेजिएट में थी तभी मेरे छात्र दिव्यांग थे, लेकिन हायर एजुकेशन में मैं जब से गई हूँ मेरे एक भी दिव्यांग बच्चे से मैं रूबरू नहीं हुई हूँ। दैट मीन्स कि हायर एजुकेशन में बच्चे नहीं आ रहे हैं, दिव्यांग बच्चे बिहार में। हायर एजुकेशन में बिहार में बच्चे नहीं आ रहे, दिव्यांग बच्चे, या फिर जैसे आप बता रही हैं कि कॉलेजिएट में थे, यहाँ पे नहीं है। हाँ। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं या तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या फिर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, या फिर दिव्यांग बच्चों को खुद से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मुझे कंटिन्यू एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये कोई कमजोरी नहीं है, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनानी चाहिए। तुम कैसे अभी तक JRF कर लिया, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से? तो ये जज्बे को समाप्त नहीं करना है। अंत में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिहार की समावेशी शिक्षा के लिए, ताकि मैं इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करूं? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह हमने महिला शिक्षा के प्रति एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है बिहार ने, उसी तरह मैं आशा करती हूँ कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम सकारात्मक ठोस पहल करेंगे, और जैसे हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं वैसे ही हमारे दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और अपने पैर पे खड़े होंगे हमारे बिहार में। आपका आशीर्वाद बना रहे। मैम, शॉर्ट क्वेश्चन, आपके आइडल कौन है? मेरे आइडियल मतलब कहाँ से, समाज में या ओवरऑल? ओवरऑल। मेरे आइडियल हैं इस देश के वीर सपूत, जिसके वजह से आज भारत देश का अस्तित्व है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी एक खासियत जो आप चाहेंगी सारे बच्चे में हो? किसी भी विपरीत परिस्थिति के सामने झुकना नहीं और अपने आन बान शान के लिए हमेशा संघर्ष करना। भगत सिंह, जिन्हें अभी तक वे दर्जा नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए, एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, आप उनकी लाइफ को किस रूप में आकलन करती हैं? मैं उनको बहुत बड़ा बलिदानी मानती हूँ। 23 साल की उम्र में जिसने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी और पूरी अंग्रेजी हुकूमत को अपने सामने नतमस्तक कर दिया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और एक भगत सिंह के जाने के बाद सैकड़ों भगत सिंह उत्पन्न हो गए। तो ऐसे ही वीर सपूतों की आवश्यकता है हमारे देश में। और भगत सिंह
हमेशा युवाओं के इंस्पिरेशन थे, हैं और रहेंगे। ओके। एक वर्ड है मैम, कहते हैं टीचर हमेशा पैसन, टीचिंग विथ पैसन एंड, वो जब भी पढ़ाती हैं पैसन के साथ और लीडिंग की क्वालिटी वो देती हैं कि स्टूडेंट को कैसा लीडर बनना चाहिए या फिर उनके अंदर लीडरशिप की क्या गुण होनी चाहिए। तो क्या प्रत्येक टीचर को ये प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर उनको अपनी अनुभव साझा करनी चाहिए, जैसे आप अभी कर रही हैं हम सभी के साथ, कि आपके पास क्या गुण होने चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल, एक शिक्षक, सबसे अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने कक्षा के समस्त विद्यार्थियों के साथ हर तरह के उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, न सिर्फ शैक्षणिक बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक। डिसेबिलिटी टू एबिलिटी, आप इस शब्द को किस दृष्टिकोण से देखती हैं? डिसेबिलिटी टू एबिलिटी, मैंने इसे आज पहली बार सुना है, अनफॉर्चुनेटली। इसका मतलब बता दो तुम ही हमको। जैसे मैम कहते हैं ये डिसेबल है, क्या करेगा, तो ये हम क्यों ऐसा होता है कि नहीं देखते कि जो डिसेबल पर्सन है वो सिर्फ डिसेबल ही नहीं है, उसके पास एबिलिटी भी है। इसीलिए तो दिव्यांग शब्द का प्रयोग ये हुआ है। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास एक एबिलिटी नहीं है, उसके अलावा ईश्वर ने वैसी एबिलिटी दी है जो दूसरों लोगों के पास नहीं है कि नहीं? इसीलिए तो दिव्यांग, दिव्य अंग, दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना है। और करना ही नहीं है, वास्तव में दिव्यांग हैं। सीपू कितना अच्छा गाना गाता है, या नारायण कितना अच्छा गाना गाता है। तो ईश्वर ने एक क्षमता छीनी तो दूसरी कितनी अद्भुत क्षमता दी, जो ऐसा हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। गाना ही नहीं, वर्तमान में अभी देखें तो जो विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल हैं, उन्होंने भारत के लिए 2020 क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता है। यस यस यस, ये तो मैं ये इसका मेंशन करना ही भूल गई। यस। और अलग अलग एथलीट हो, या जो पारा ओलंपिक्स होते हैं उसमें भारत का नाम परचम, भले ओलंपिक्स में हम जीत के कम मेडल्स आते हैं, लेकिन पारा ओलंपिक्स में हम ज़्यादा मेडल जीत के आते हैं। बिल्कुल। मैम, आपका बुक हमें कब पढ़ने के लिए प्राप्त होगा, कब पब्लिश होने वाला है? मैं आशा करती हूँ फरवरी लास्ट तक पब्लिश हो जाएगा। ओके, तो ऑडियंस इंतज़ार करेंगे फरवरी लास्ट तक। और फ्यूचर में आपको किस रूप में देखेंगे? एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कंटिन्यू करेंगी या फिर और भी कोई, जैसे अभी आप ऑथर हैं तो और क्या वर्क कर सकती हैं? कोई प्लान माइंड में? इतना दूर का तो अभी तक मैं नहीं सोची हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं शिक्षण के साथ साथ अपने एक अच्छे नागरिक होने का और एक समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं, चाहे वो जिस भी अवस्था में हो। आपके 2 बच्चे भी हैं, जो छोटी बच्ची है गार्गी, बिल्कुल हम सबकी बहन जैसी है और छोटी बच्ची है। तो एक माँ और शिक्षिका दोनों की रोल में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों का रोल कितना अहम होता है? दोनों का महत्वपूर्ण रोल है, अपनी अपनी भूमिकाएं हैं दोनों की। शिक्षिका और माँ में एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है। मैं तो जैसे अपने कॉलेज में अपनी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ रहती हूँ, जो बातें उन्हें सिखाती हूँ जीवन की, पाठ्यक्रम के अलावा वही सारी बातें मैं घर पे आकर अपनी बच्चियों से दोहराती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं एज अ शिक्षिका कुछ और हूँ और घर पे आकर कुछ और हूँ। मैं जिस रोल में क्लासरूम में हूँ अपने बच्चियों के साथ, अपनी छात्राओं के साथ, उसी रोल में मैं घर पे हूँ अपनी पुत्रियों के साथ, और इन द सेम ईज़ एंड विद द सेम स्ट्रिक्टनेस। जितनी सहजता उनके साथ है और जितना कभी कड़ाई उन पे करती हूँ आवश्यकता अनुसार, वैसा ही घर पे भी दोनों पे करती हूँ। सो माई आइडेंटिटी इज़ मोर लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर एंड अ स्ट्रिक्ट मदर। स्ट्रिक्ट टीचर से आपका स्वभाव कैसे परिवर्तन हुआ और आप इतनी सहज कैसे हो गई बच्चों के साथ? आप ही कैसे क्वेश्चन पूछा? ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तो तुम जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। ऐसा कोई सहज नहीं है, मैं सहज ही थी पहले। तुम लोग को, तुम्हारा बैच जो था ना,
घोर स्ट्रिक्ट हूँ और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, जो बच्चों की, यहाँ बच्चों के लिए सरल होना, सहज होना ज़्यादा आवश्यक है, तो मैं होती हूँ। सर, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो मध्यम मार्ग अपनाता है। सर कैसे सपोर्ट करते हैं एज अ टीचर आपको? एज अ टीचर सपोर्ट करते हैं तभी तो मैं अपना काम कर पाती हूँ। विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में उनको जैसे आप शेयर की अपना एक्सपीरियंस, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो रिस्पांस था काफ़ी पॉजिटिव था, तो उनकी भी इच्छा होगी मिलने की। तो कभी ऐसा हो सकता है कि उनसे मुलाकातें हों और उनका ब्रॉडकास्ट करें और देखने को प्राप्त हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज ही तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाती, लेकिन अति आवश्यक कार्य हुआ तो उनको जाना पड़ा। और उन्होंने मुझे बोला है कि जो भी तुम्हारा रिकॉर्ड होगा वो हमको ज़रूर भेजना। तो तुमको वर्चुअली तो देख ही लेंगे ना, अगर फेस टू फेस नहीं देखे हैं तो। बिल्कुल मैम, आपके आशीर्वाद के साथ इस ब्रॉडकास्ट को आज समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा और आपने मेरी प्रिय शिक्षिका डॉक्टर वंदना मैम से आपने क्या सीखा, कमेंट करें और अपने अनुभवों को साझा करें। धन्यवाद। धन्यवाद।